is the process of determining objective, policies, procedure, programs, and budget to deal with the financial activity of an enterprises. हाँ, बस 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 इतना समझो। अब क्या मतलब बस? इसमें ये एक प्रोसेस है डिटरमाइन करने का, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे जो गोल है। क्या 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 फिर से बताओ। ये प्लानिंग एक प्रोसेस है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है कि हम इससे अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव मतलब गोल्स, उसके बाद जो हमारी पॉलिसीज जो हम लगाएंगे आगे, उसके बाद किस तरीके से हमारा प्रोसीजर होगा, क्या कहाँ पे क्या चीज होने वाली है, किधर कितना पैसा क्या लगेगा। मतलब फॉर एग्जांपल प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ? प्रोसीजर्स का मतलब कि ओके, प्रोसीजर्स का मतलब कि हम किधर कितना इन्वेस्ट करेंगे, कब करेंगे, वो प्रोसीजर हो गया। कितना और कब। और फिर प्रोग्राम्स हो गए कि हम कौन कौन से प्रोग्राम्स करेंगे। प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स का क्या होगा, प्रोग्राम्स का नहीं पता, प्रोग्राम्स का क्या मतलब हुआ इसमें, प्रोग्राम आगे बता, चलो छोड़ो एक मिनट। और हाँ, उसके और बताओ आगे क्या। उसके आगे आ गया फिर एंड बजट टू डील विद फाइनेंस। और फिर क्या कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग से हम बजट को भी क्या कहते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें क्या कहते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी करने के लिए हमारी इंटरप्राइजेस में पहले बजट पहले से हम डिटरमाइन कर पाएंगे, जिससे कि आगे हमें फाइनेंशियल एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, थोड़ा सा अपनी समझ से बोलो ना, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुम्हें बता भी देता हूँ। नहीं मैंने जो समझा है वो तो मैंने ये समझा है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक क्या कहते हैं एक ब्लूप्रिंट बनाता है कि हमें क्या बनाता है? हाँ, ब्लूप्रिंट बनाता है। तो हाँ, किस हाँ चीज का ब्लूप्रिंट बनाता है? हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज का कि कहाँ कितना फाइनेंस किधर जाएगा, फाइनेंशियल, उसके बाद क्या कहते हैं हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, फाइनेंस का कि हमें सबसे ज्यादा मेन चीज क्या करनी है अपने फाइनेंस को लेके, किधर लगाना है पैसा, जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, उसके बाद फिर उसका हाँ, उसका जो बजट है, कितना पैसा किधर लगेगा, हम्म, वो। और पॉलिसीज हैं कि हम क्या कहते हैं इतना रखेंगे, उसके बाद फिर इतना क्या कहते हैं इन्वेस्ट करेंगे, और वेरी फिर गुड। इतना, हाँ, फिर इतना डिविडेंड जो भी है, उसके बाद हाँ, फिर हेलो। हाँ, हाँ, ठीक ठीक। अब ठीक बोल रहे हो तुम। अब काफी कुछ ठीक बोल रहे हो, हाँ है ना? उस हाँ हाँ, और आगे उसके बाद बताओ। फाइनेंशियल प्लानिंग से फिर हम क्या कहते हैं हमारे आने वाले टाइम पे ना हमारा जो फाइनेंस जो फंड है, हमारे जो पैसे हैं, ना वो कम पड़े ना वो ज्यादा हो जाए, तो इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, ठीक है ना? हम्म, तो समझ, प्रोग्राम्स का मतलब प्रोजेक्ट्स होता है कि आपके कौन से आप एक अपनी फाइनेंशियल मिनट। प्लानिंग में क्या पॉलिसीज अपनाओगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या प्रोग्राम्स होंगे। प्रोग्राम्स मतलब कि हाँ, एक तरीके से प्रोजेक्ट्स से मतलब क्या बोले कि हम अपनी फाइनेंस को, सपोज करो हमारे पास 20 करोड़ रुपया है, तो एक प्रोग्राम बना लेंगे कि इसको कैसे कैसे स्पेंड करें। एक प्रोसीजर होगा, इस प्रोसीजर से स्पेंड करें। एक पॉलिसीज होंगी जो कि इन पॉलिसीज के तहत हम सारा अपना पैसा स्पेंड करेंगे। हम ये सब पॉलिसीज प्रोसीजर वो सब इसलिए बनाएंगे कि हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें फाइनेंस की ना तो शॉर्टेज हो ना सरप्लस हो। ये सारी चीजें हमें इसलिए बनानी जरूरी है, जो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए है ये प्लानिंग। हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती हैं एंटरप्राइज की, बताओ? फाइनेंशियल एक्टिविटीज हमारी होती है पहले तो हमें फंड कलेक्ट करने हैं, वो एक फाइनेंशियल हाँ, एक्टिविटी है। फंड कलेक्ट करना, फंड को इन्वेस्ट, वही तीन है ना कि क्या हाँ हाँ कहते हैं, इन्वेस्टिंग, डिसीजन, क्या कहते हैं, जो उसका प्रॉफिट्स है उसको कैसे करेंगे, फाइनेंस को इन्वेस्ट कैसे करेंगे, फाइनेंस को सोर्सिंग कहाँ से करेंगे। ये सारी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है ना। तो हाँ। इसके लिए हम पूरी प्लानिंग करेंगे। चलो अब नेक्स्ट पढ़ो। द स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग आर एज फॉलो। हाँ, पढ़ो। Steps of financial planning are as follows: determination of financial objective। ठीक है ना? और ये हाँ, तो हमें सबसे पहले अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? एक कोई एग्जांपल बताओ, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हम क्या कहते हैं
अपने क्या कहते हैं जो हमारे फंड्स हैं उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेव कर सकें, और क्या कहते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हम अपने फंड्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेव कर सके, और जितना हम इन्वेस्ट करें उससे हमें मैक्सिमम क्या कहते हैं रिटर्न मिल सके। नहीं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव तो वो तो तुम्हारी एक्टिविटी हो गई कि इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो गए, पॉलिसी प्रोसीजर्स हो गए, ये सब वो तो ये सब में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नॉर्मली अगर उसको हम नंबर फॉर्म में रखें कि हम ये हम प्लान करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपनी प्रीवियस ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी को 20% बढ़ाएंगे। मतलब ये हुआ कि पिछली बार अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट था तो इस बार 120 करोड़ का हमें प्रॉफिट करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया ना। यस सर। ऑब्जेक्टिव हमेशा टारगेट होता है ना? नहीं समझे? यस, हाँ समझ गया सर। क्या समझे बताओ? ये समझा कि क्या कहते हैं जो जो क्या कहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को डिटरमाइन करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। और गोल इन द सेंस ऑफ कि अगर मेरा गोल फाइनेंशियल प्लानिंग से मेरा ये गोल है कि मुझे क्या कहते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट करना है इस बार एज कंपेयर टू मेरे प्रीवियस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। और क्या कहते हैं जितना, और क्या कहते हैं हाँ बस यही तो है। है ना? हाँ तो हाँ यस मैंने सर। क्या बोला था कि 20% एक फिक्स कर लेते हैं ना, क्योंकि जब तक हम चीजों को फिक्स नहीं करेंगे तो उसके बेसिस पे हम नीचे वर्किंग कैसे करेंगे? यस सर यस। चलो आगे, इस नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। Estimation of capital requirement, determination of amount of fund required by an enterprise for its activities। हाँ, तो इससे हम ये अपने जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमें हमारा कितना कैपिटल यूज होगा, कितना हमें जरूरत पड़ेगा अपने कैपिटल का, क्या कहते हैं कितना अमाउंट हमारे जो फंड्स का है वो हमें क्या कहते हैं जरूरत पड़ेगा हमारे जो आगे की फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उनको करने के लिए। फिर से बताओ। फाइनेंशियल प्लानिंग से हम अपने कैपिटल की जो एस्टिमेशन कर सकते हैं कि हमारा कैपिटल का कितना रिक्वायरमेंट होगा, कितना अमाउंट हमें कैपिटल का रखना है, कितना ठीक है, कितना कैपिटल रखना है, जिससे कि हमारी आगे की फाइनेंशियल एक्टिविटीज जितनी भी एक्टिविटीज है जो फाइनेंशियल है उनको कर सके। इन्वेस्टमेंट हो गई, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं हमारे अलग जो एक्टिविटीज होती हैं कि हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, हाँ। एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ये कैपिटल रिक्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन है ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट है। फंड्स की फॉर्मेट किस क्या चीज अचीव करने के लिए? कैपिटल, एक रिक्वायर्ड कैपिटल, एक फिक्स्ड हाँ, कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल किस क्या चीज हम अचीव करना चाहते हैं? हम अचीव करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं मतलब इसमें क्या अच्छी, मतलब हम तो इस पॉइंट में तो हम सिर्फ हम एस्टिमेशन क्यों, कर रहे हाँ नहीं, हम क्यों कर रहे हैं? हम एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट हम एस्टिमेशन किस चीज का एस्टिमेशन लगाते हो आप? जब तुम हैं। एस्टिमेशन लगाते हो तो कोई ना हाँ कोई चीज तुम्हारे सामने होती है तभी तो एस्टिमेशन लगाते हो। हाँ हाँ यस सर। तो क्या चीज है सामने तुम्हारे? मेरे सामने जैसे तुम एस्टिमेट करते हो, क्या कहते हैं कि मेरे को 2 घंटे लगेंगे, क्या कहते हैं अपने घर से, अगर मैं गुड़गांव पैदल जाता हूं तो, है तुम कहते हो 2 घंटे लगेंगे, एस्टिमेशन किया ना तुमने कि करीब करीब 2 घंटे लगेंगे मेरे को। किस बात यस, के लिए 2 घंटे लगेंगे? पैदल चलने के। पैदल चलने के लिए कहाँ से कहाँ तक? नोएडा, गुड़गांव तक, हाँ जो भी है। है हाँ मतलब है ना? हाँ हाँ सिर्फ पैदल चलने के लिए बात तो नहीं कि सिर्फ 2 घंटे पैदल चलेंगे, चलने का तुम्हें,
ऐसा तो नहीं है ना? हाँ यस सर। हाँ, तो फिर क्या क्या चीज है? तो ये एस्टिमेशन किस चीज का है? ये एस्टिमेशन इस चीज का है कि हमें आगे चल के हमारे जो कैपिटल फंड्स की है उसकी शॉर्टेज ना हो जाए या फिर वो सरप्लस ना हो जाए। वो तो ठीक है बेटा, पर हम, मैंने तुमसे क्या बोला कि तुमने एस्टिमेशन क्या किया था कि 2 घंटे पैदल चलना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा ये कैपिटल कैपिटल की एस्टिमेशन है। नहीं, कैपिटल जैसे कैपिटल एस्टिमेशन, वो एस्टिमेशन है, वैसे ही तुम्हारे पैदल चलने की वो क्या कहते हैं, 2 घंटे की वो है इसके अंदर एस्टिमेशन। कैपिटल इज इक्वल टू 2 आवर्स, जैसे उधर इधर कैपिटल है उधर 2 आवर्स है। पर क्या, पर ये 2 घंटे किस चीज के लिए हैं? 2 घंटे चलने के लिए। हाँ, तो हवा में चल पड़े, बस हो गया। हम चलेंगे तो 2 घंटे किधर भी चल पड़ो। नहीं नहीं, यहाँ से गुड़गांव जाने के जो भी है मतलब। है ना? हाँ हाँ। गुड़गांव जाने के है ना? हम्म। गुड़गांव जाने के 2 घंटे है ना? अगर नोएडा गए तो तुमको 1 घंटा लगेगा मेरे को, है ना? हाँ हाँ। तो फिर ये एस्टिमेशन किस चीज का है? वहां जाने का, वहां पहुंचने का। हाँ यस सर। तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट कहती है, ये किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट के लिए कैपिटल? जो हमारा जो एक फिक्स कैपिटल उधर तक उतना उसको अचीव करने का। है? हाँ, क्या चीज अचीव करने का? वेरी गुड, हाँ, धीरे वो धीरे आ रहा है। जो हाँ, एक रिक्वायर्ड कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है जो रिक्वायर्ड है। ये किस लिए है रिक्वायर्ड? हमने हमने इससे पहले क्या चीज ऊपर क्या कहते हैं फिक्स करी है? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे तुम्हारे? क्या कहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट करने का, एक 20% मोर प्रॉफिट देन प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। है ना? जैसे हाँ। कि जो 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव क्या था तुम्हारा चलने का? गुड़गांव पहुंचना है। गुड़गांव पहुंचना। ऐसे ही इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा? क्या कहते हैं, 20% मोर प्रॉफिट देन प्रीवियस प्रोजेक्ट जो भी है इस बार है ज्यादा ना? करना है। ये हाँ yes। ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए तुम एस्टिमेशन करोगे कैपिटल रिक्वायरमेंट की, नहीं? क्योंकि एक सीक्वेंस में चलेगा ना, ऐसे थोड़ी हम एस्टिमेशन कर लेंगे। अरे भाई, क्या चीज अचीव करनी है जो एस्टिमेशन करेंगे? तुम्हें 2 घंटे पैदल थोड़ी चलना है, तुम्हें 2 घंटे पैदल चल के गुड़गांव पहुंचना है। हाँ यस तो सर। क्या है तुम्हारा? गुड़गांव पहुंचना। तो उसका तुमने एस्टिमेशन करा ना, मैंने बोला गुड़गांव पहुंचे, तुमने मेरे एस्टिमेशन में ये कि मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट हुआ ना, तभी तो तुमने बताया। हाँ यस सर। तो इसमें भी क्या ऑब्जेक्टिव है? इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या कहते हैं, मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, जो मैंने गोल सेट कर रखा है 20% प्रॉफिट हाँ, का। है ना? ठीक है, हाँ। चलो। डिटर्मिनेशन ऑफ क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड, determination and resource of fund, types of security to be issued, share, debentures, loans, etc. and आगे तो ठीक है, चलो। हाँ, क्या मतलब है उसका? सिक्योरिटी का तो नहीं पता मेरे को। सिक्योरिटी सिक्योरिटी का नहीं पता मेरे को, सिक्योरिटीज नहीं पता मेरे को। बेटा ऐसा है ना, सिक्योरिटीज मतलब कि वो डिवेंचर्स, है ना? अच्छा अच्छा। सिक्योरिटीज टू बी सिक्योर, टू बी इशूड, शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन्स एक्सेट्रा। वो ओके। डिटरमिन ऑफ काइंड ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड, मतलब कि हम शेयर भी तो सिक्योरिटी है ना, डिवेंचर भी तो सिक्योरिटी है ना। हम कितना लोन लेंगे, क्या करेंगे, हैं? डिटरमिन द सोर्स ऑफ फंड्स, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड, है ना? सोर्सेज ऑफ फंड को वो क्या कहते हैं, ये मतलब हम जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो हम क्या प्लान करते हैं इन सबको लेके? क्या कहते हैं, प्री डिटर्मिनेशन करते हैं पहले ही। हैं? हाँ, हाँ, बोलो बेटा। मतलब प्लानिंग में हम इनको पहले ही वो डिटर्मिनेट कर लेते हैं, पहले ही इन्हें वो कर लेते हैं क्या डिटरमिन करते हो? कि हमें कितनी सिक्योरिटी इशू करनी है, हाँ, क्या कहते हैं, कितने डिवेंचर का वो। तो हाँ, और क्या है?
और कितने सोर्स ऑफ फंड्स, कितने कहाँ से क्या कितना आएगा। हाँ, तो मेनली मेनली तुम्हारे क्या क्या सोर्स होंगे? मतलब बोरोइंग, मतलब हाँ बोरो शेयर फंड्स और डेब्ट फंड्स। हाँ, है ना? हाँ यस सर। डेब्ट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या वर्ड है? डिवेंचर। नहीं, डिवेंचर तो अलग है, दूसरे का उसके आगे क्या लिखा है? डेब्ट के आगे सिक्योरिटी। डिवेंचर्स के आगे क्या लिखा है बेटा? लोन्स 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 लोन्स, ओके ओके लोन्स। तो याद नहीं होगा तो कैसे होगा, है ना? हाँ हाँ ओके सर। तो अच्छा, अब यूज किया था फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, है ना, फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। मतलब क्या कहते हैं, पॉलिसीज बना लेंगे हम कि क्या कहते हैं, अगर 1 करोड़ का कोई परचेज करनी होगी तो ये बंदा ऑथराइज्ड है, इस तरीके की पॉलिसीज हो गई, है ना। प्रोसीजर उसका ये है कि उसमें कोई भी चीज अगर इन्वेस्ट करनी है तो पहले इसकी 3 कोटेशन मंगवाई जाए, ये प्रोसीजर हो जाएगा उसका। समझे हाँ कि यस। नहीं? एक ओके। प्रोग्राम ये हो गया कि भाई हम एक फैक्ट्री लगाएंगे, ये एक प्रोग्राम हो गया उस फाइनेंशियल। तो इन सब से क्या होता है, इन सबको अगर अगर हम ये फॉर्मुलेशन कर लेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो फंड्स है प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएगा और हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेट उसको एज अ क्या कहते हैं, कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोल कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कहाँ से आ रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है, कितना और चाहिए, क्या करना है, ये सारी चीजें। तो ये सब पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। हाँ यस सर। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के? ऑब्जेक्टिव्स है तो पता है श्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो अच्छा अच्छा ओके समझ गया मैं क्या? कि क्या कहते हैं इससे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ जो फाइनेंशियल प्लानिंग का ये रहता है कि जो हमारे ये इश्योर कर देता है कि हम हमारी जो क्या कहते हैं टाइम टू टाइम अवेलेबिलिटी हो, जिस समय हमें अपने फंड्स चाहिए उसी समय उस हमें वो फंड्स उतने फंड्स जितने हमें चाहिए वो उतने अवेलेबल मिले हमें, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हमें तो ये ऑब्जेक्टिव होता है ना फाइनेंशियल प्लानिंग का, है ना, हाँ। कि भाई हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो हमें अवेलेबल हो जाए, है ना। To timely availability of funds required for the such as for the long-term assets or to meet short-term expenses like day-to-day expenses of the business etc. मतलब ये हुआ कि हम हर चीज में, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का पता है क्या है? शॉर्ट टर्म हो गया कि हमें क्या कहते हैं अभी फॉर डेली बेसिस के लिए या फिर रेगुलर वर्क करने के लिए उसके फंड्स जो हमें हाँ, डेली बेसिस फॉर कमाते एग्जाम्पल, हाँ, डेली डे टू डे वर्किंग के लिए फंड्स किस में चाहिए होते हैं, कहाँ कहाँ चाहिए होते हैं? हैं। फॉर वो हम एग्जाम्पल, वो हमें चाहिए होते हैं फॉर एज अ काइंड ऑफ सैलरी बेसिस के लिए, जैसे हमें हाँ, सैलरी देनी है। सैलरीज देनी, वेरी गुड। और हमें जो क्या कहते हैं सर्विसेज हम लेते हैं उनके बिल्स, जैसे इलेक्ट्रिक सर्विसेज हो गया। हाँ, वेरी गुड। और वेरी गुड। और फिर हमारे फिर क्या हो गया, अ, फिर मेंटेनेंस जो हमारी फिक्स फिक्स एसेट है उनके। ठीक है, और मेन चीज अ, तो तुम बोली नहीं भाई। अच्छा मेन चीज फिर आ जाती है इसमें हमारे क्या कहते हैं वो इन्वेंटरीज गुड्स और हाँ, इन्वेंट्रीज हाँ परचेज करनी है ना आपको, जो रॉ मटेरियल परचेज, हाँ यस सर। वो तो मेन है बेटा। बगैर उसके फैक्ट्री कैसे चल जाएगी तुम्हारी? समझे यस कि सर। नहीं, है ना। हाँ हाँ। और लॉन्ग टर्म क्या हुआ? लॉन्ग टर्म हो गया जो क्या कहते हैं हम फिक्स एसेट खरीदते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी चीज हाँ पे। हाँ सो तो वो हमारे हाँ वो लॉन्ग टर्म पे। हाँ, जैसे 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 कि क्या कहते हैं हमारे मशीन प्लांट एंड हाँ, मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री लगाना, प्लांट मशीनरी, है ना, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? Second, to see that firm does not rise source unnecessary. So, हाँ second objective हमारे ये है कि जब हमें फंड्स की जरूरत ना हो तब क्या कहते हैं अननेसेसरली क्या कहते हैं फंड राइज ना हो, क्या कहते हैं फिर वो वेस्टेज होगा क्योंकि फिर वो एक्सेस फंड हो जाएगा तो वो हाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी।
ठीक है ना। हाँ, तो एक्सेस फंड भी इज इट गुड और बैड? ज्यादा ज्यादा फंड होना अच्छा है खराब है? नहीं, फिर शायद ज्यादा हो जाएगा तो फिर मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आएगी ना, किसकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आएगी? फंड्स तो अगर फंड ज्यादा होंगे तो मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी। मतलब फिर नहीं, बात वो नहीं है, लेकिन ज्यादा फंड नहीं, ये सरप्लस मनी ज्यादा अच्छा नहीं रहता, क्या कहते हैं फिर क्यों नहीं अच्छा रहता, सोचो। क्योंकि फिर हमें मतलब ज्यादा पैसा लगा हुआ अच्छा रहता है, खाली पड़ा हुआ अच्छा नहीं रहता। हाँ कि हमने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, हमारे पास जितना पैसा वो अच्छा है, बट वो पैसा खाली पड़ा हुआ है बिना उसका अननेसेसरी फंड कि हमें कहीं हाँ लगाना, अभी हमें हाँ। कहीं लगाना ही नहीं है, अभी हमें कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करना, बट फिर भी हम उसको ले लेते हैं, तो फिर वो अननेसेसरी है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी की। तो तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे, क्योंकि जब हम बोरो करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ या तो हम डिवेंचर से करेंगे या हम इक्विटी से करेंगे, तो जब हमें जरूरत ही नहीं थी तो हम फालतू में उसका इन्वेस्ट पे करते और रह जाएंगे। या किससे करेंगे? डिबेंचर से, इक्विटी, और या किससे करेंगे? लोन्स। लोन से। तो हाँ, लोन से हमने हमने मान लो बहुत ज्यादा बोरो कर लिया और बेकार पड़ा रहा, तो क्या होगा? हमें क्या लॉस हो रहा है? हम उसका इंटरेस्ट पे करते रह जाएंगे। हाँ, हम उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना। तो जितना जरूरत है हमें उतना ही हम उधार लें। हम क्यों सरप्लस उधार ले लें कि हमें पता चला उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ना? नहीं समझे? हाँ हाँ, यस सर, यस सर। तो फिर ये पता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताई है तुमने कि अगर हम सरप्लस फंड ले लेते हैं, ज्यादा मार्केट से उठा लेते तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमारे लिए बेकार है, हम लोग को इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे। ठीक है, तो यस सर, पढ़ो यस। ये। हाँ, तो अभी पढ़ो जो मैंने लिखा है इसमें स्क्रीन पे। अच्छा, excess fund is almost as bad as inadequate fundings. Even if there is some surplus money, good financial planning will put it to the best possible use so that financial resources are not let idle and don't unnecessary add to the cost. समझ आया तो ये समझाओ मैं। नहीं नहीं, समझ गया, मेरे को बस ये थोड़ा सा ये लगा, बट ये भी समझ गया मैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा रहेगा तो हम क्या कहते हैं फालतू के अपने एक्सपेंसेस करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी अननेसेसरीली। तो हाँ। हाँ, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि हमारे एक्सेस फंड नहीं हो, और अगर हाँ है तो हम उसको उसको किसी तरीके से उसको यूटिलाइज करें, उसमें उसको ग्रो करें। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनी क्या करती हैं, एक्सेस फंड की एफडीज बना देती हैं इमीडिएटली। एफडी में हाँ। इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा मिलता है। करती वो नहीं करती हैं? उसको स्टॉक मार्केट में डाल देती हैं एक्सेस फंड को। यस यस सर। तो उनसे रिटर्न आने शुरू होता है। तो thus financial planning involves both short term and long term planning. Financial planning covers plan for a comparatively shorter period. It is up to 1 year and it is called budgeting. Long term planning relates to long term investment plan for companies ranging from 3 to 5 years. It focuses on capital expenditure programs of the company. Clear है ये? यस सर। हैं? इसमें कुछ यस है सर। नहीं, सिंपल इंग्लिश है। हाँ हाँ। अच्छा, एक तो अब तो तुमने क्या क्या पढ़ा? इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, इसका स्टेप्स पढ़े, इसका प्रोसीजर पढ़ा, क्यों रिक्वायर्ड है ये, है ना? तो अब उसकी इंपॉर्टेंस समझ लो, है ना? बड़ा सिंपल है, इंग्लिश है सिंपल। प्रिपेयर द फर्म्स टू फेस द फ्यूचर। क्यों? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर ये नहीं होगा तो क्या चीज मिसिंग हो जाएगी? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? पहला पॉइंट क्या है? प्रिपेयर द फर्म्स टू फेस द फ्यूचर। क्या मतलब हुआ? कि फ्यूचर में जो भी इंसिडेंट होने वाले हैं, फेलियर या फिर अचीवमेंट्स, उसके लिए हमें प्रिपेयर कर देगा। हाँ, तो हमें पहले से पता रहेगा कि हमें क्या रिएक्शन देना है इस फेलियर पे या फिर इस अचीवमेंट पे, जिससे कि हम कंसंट्रेट रहेंगे और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। कि अगर हमारा फेलियर हो गया तो फिर हम इस प्रोजेक्ट को छोड़ के अगले प्रोजेक्ट में काम करेंगे नहीं करेंगे, या फिर इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से दोबारा करेंगे नहीं करेंगे, तो उसका सब एज अ डिसीजंस तो हम पहले ही डिटरमाइन करके चलते हैं। बेटा थोड़ा सा अलग है। ये आपकी प्लानिंग जो आप करते हो, फिल्म प्लानिंग, ये आगे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपको प्रिपेयर कर देता है। हाँ यस वही नहीं, जो डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस एंड सिनेरियो हैं वो आगे आ सकती हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें ये क्या कहते हैं, प्रिपरेशन चाहिए होती है। प्रिपेयर्स द फर्म टू फेस द फ्यूचर।
फ्यूचर में जो भी चीजें आने वाली हैं, जो हम फोरकास्ट कर सकते हैं, और जो कभी कभी जो है वो ऐसे सिनेरियो आ जाता है जो कि हमें हमें पता नहीं होता, तो हम उसके लिए एक तरीके से हमारे पास ये प्लान होता है, तो हम उसको हैंडल कर पाते हैं। आगे चलो। फिर आ गया हमारा हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस स्टॉक्स एंड सरप्लसेस। क्या क्या बिजनेस? बिजनेस शॉक्स ओके, शॉक्स एंड सरप्राइजेस। हाँ, क्या मतलब हुआ? क्या कहते हैं, by preparing blueprint of facing under the different conditions in the respective situation already। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं, हेल्प करता है हमें अवॉइडिंग से, कि हमें सडन कुछ ऐसा ना लगे कि ये एकदम से हो गया, क्या कहते हैं, या सरप्राइजेस से हमें पहले से ही पता रहे, प्लानिंग से हमें हेल्प मिलेगी कि हम पहले से सब कुछ पता कर पाएंगे कि क्या क्या होने वाला है, क्या चीज पहले, तो हम सरप्राइज या फिर सडन रिएक्शन नहीं देंगे। हाँ बेटा, कुछ भी हमें सरप्राइज नहीं लगेगा ना। हमने अगर प्लानिंग कर रखी है तो हमें पता है कि हाँ ऐसा होना था, ऐसा होना है, ऐसा होना है। हाँ वही वही हमें पता है कि ये इस हमारा प्रोडक्ट इस सीजन में नहीं चलेगा, तो हम उसकी प्रोडक्शन पहले से ही कम कर देंगे। हाँ सपोज करो कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनाते हो जो सिर्फ गर्मियों में चलता है, जाड़ों में नहीं चलता, एसी हाँ है सपोज करो, है ना? तो एसी तो गर्मी में इस्तेमाल लोग खरीदेंगे, तो आप इस तरह से प्रोडक्शन प्लानिंग करोगे ना कि मैक्सिमम जो आपका एसी जो है उसमें बिक जाए। जब आपके अब जब जब समर जब विंटर में सेल डाउन, आपको शौक तो नहीं लगेगा ना, हाँ ये तो ऐसा होना ही था। हाँ एग्जाम्पल से समझा समझा करो, ऐसे नहीं मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव में बताया, तुम्हें समझाना है। उधर जब तुम याद करो तो तुम्हें याद हो जाए, अदरवाइज तुम्हें याद नहीं होगा, है ना? हाँ 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 हाँ। चलो, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। कोऑर्डिनेट हाँ हाँ ओके ओके, कोऑर्डिनेट वेरिएंस फंक्शन से फिर ये होता है कि अगर हम पहले से ही प्री डिटरमाइन कर लेंगे पहले से ही, तो हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि अगर हम पहले से पता कर लेंगे कि क्या क्या चीज हमें करनी है किस टाइम पे, तो हम उसको एकदम एज अ कोऑर्डिनेट कर लेंगे, मतलब कि हमें फंक्शन कर पहले जो फंक्शन है हमारे, प्रोडक्शन करना है, उसके बाद उसका मार्केटिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कोऑर्डिनेटिंग रहेगा, एकदम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकेंगे हमें जब पता वो रहेगा तो। हाँ, समझ रहे हो ना? सिर्फ देख के तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं सर, ये तो है ना? वो उसके जैसा ही है, पुराना जो प्लानिंग है। हाँ, ठीक है, चलो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स क्या मतलब हुआ? हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से ये होगा कि अगर हम पहले से ही प्री प्लान कर लेंगे सब चीज को, फाइनेंशियल प्री प्लान कर लेंगे, तो हमें पता रहेगा कि हमें कितना, क्या कहते हैं, अपना फंड कलेक्ट करना है और कितना यूटिलाइजेशन होगा, तो फिर उससे ना एक्सेस फंड रहेगा, और जितना फंड है वो प्रॉपरली यूटिलाइज भी हो जाएगा, यूज हो चलो, जाएगा। लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओके ओके। सो ये लिंक बिटवीन प्रेजेंट और फ्यूचर से ये कह रहा है कि जो क्या कहते हैं, कि अभी हमारी क्या कंडीशन है, और आगे चल के हमें अपनी क्या कंडीशन करनी है या फिर क्या गोल अचीव करना है, उसको एज अ प्री डिटरमाइन या फिर एज अ शो करता है, तो वही है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस है ना, प्लान आपको प्रेजेंट से फ्यूचर को लिंक कर देता है। हाँ यस सर। इंपॉर्टेंस है ना इसकी। हाँ अदरवाइज हाँ। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो आप प्रेजेंट से फ्यूचर पे लिंक नहीं हो सकते। इसके बाद लिंक्स बिटवीन, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। क्या मतलब हुआ? सो अब लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट का रहेगा कि जो प्लानिंग से हमें ये फायदा रहेगा कि हम क्या कहते हैं, डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है और कब मुझे क्या फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, ताकि क्या कहते हैं, मेरे को तब एकदम से ना लगे कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, मुझे इस चीज का डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो वही है। तो जो मैंने फाइनेंशियल डिसीजन लिया उसी का उतना ही मैं उसी हिसाब से मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है या फिर ना, क्या कहते हैं, वो ऐसे मतलब। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं तुम्हारे और जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है उसमें लिंक आ जाएगा ना। हाँ हाँ यस सर। कैसे लिंक आएगा? एग्जांपल देके बताओ। वो आ जाएगा जैसे कि अगर मैं अपने लिंक लिंक आ जाएगा कि अगर मैं फाइनेंशियल डिसीजन पहले ही सोच चल लूंगा, हाँ, चलूं, एग्जांपल दो। हाँ,
कि अच्छा ठीक है, मुझे क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं क्या कहते हैं अपनी कंपनी में मैंने ये प्लानिंग कर रखी है कि आने वाले टाइम पे मुझे एक क्या कहते हैं वो लेनी है, क्या कहते हैं एक मशीनरी लेनी है, एक प्लांट एंड मशीनरी लगानी है। सो अब प्लानिंग में क्या होगा कि मुझे पहले ही पता है कि मुझे जरूरत पड़ेगी उस चीज की, तो मैं अपने फाइनेंशियल डिसीजन उस हिसाब से लूंगा कि एट द टाइम जब मेरे को जरूरत है तो मेरे पे क्या कहते हैं उस उतना फंड हो जितना कि मैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकूं उस प्लांट एंड मशीनरी का। तो इसलिए मैं अपने फाइनेंशियल डिसीजन इस तरीके से लूंगा कि मेरे पास फंड बच जाए। गुड गुड, फंड बच जाए, फंड अवेलेबल हो। हाँ हाँ हाँ, अवेलेबल फंड होंगे तो। अवेलेबल हो तो उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। हाँ ये चलो नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट उसके बाद है मेक ये जो लिंक बिटवीन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। कल को आप क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो ये तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिख के आने हैं। हाँ यस सर। हाँ, चलो लास्ट वाला पॉइंट बताओ। लास्ट वाला है कि मेक इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अगर निशान तो नीचे पढ़ो। By clearly specifying the detailed objectives of the various business segments, it makes the evaluation of actual performance easier. हाँ, क्या मतलब हुआ? सर इवैल्यूएशन का क्या? इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उसको देखना, इवैल्यूएट करना कि सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा ये इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या होगी, कैसे ये कैसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे कैसे इम्पोर्टेंट क्या क्या रोल प्ले करेगी? ये यहाँ पे इसका ये रहेगा कि क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं मैं पहले से ही क्या कहते हैं इवैल्यूएशन करके चलूंगा, पहले से ही देख के चलूंगा, तो क्या कहते हैं नहीं, चलो मैं बताता हूँ। जब आपने प्लान बना लिया, ठीक है ना, हाँ हाँ, ठीक है, आपने प्लान बना लिया, अब आपने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया कि भाई हमने पहले प्लान बना लिया कि हम इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे, इसमें इस टाइम पे यही हो जाएगा, इसमें हमें इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसमें यहाँ से पैसे मिलेंगे, हमें यहाँ से सारा ये सब कुछ होगा, ये हमारी प्लानिंग हो गई। अब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो 6 महीने बाद सपोज करो या 3 महीने बाद या जैसे भी आपका फ्रीक्वेंसी, आपने इवैल्यूएट किया कि भाई जो हमने प्लान किया था वो उसी प्लान से चल रहा है या हमें कुछ कोर्स करेक्शन की जरूरत है, कुछ करेक्शन की जरूरत है हमें। मतलब ये हुआ कि जो आपने प्लान कर रहा था उसके बाद 3 महीने बाद आपने देखा कि हाँ यार जो हमने प्लान किया वैसा ही चल रहा है, हमें यहाँ से इतने पैसे मिल रहे थे, हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना था, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, या कुछ गड़बड़ है। तो आप इवेल्युएशन करोगे ना अपने प्लान का, जो आपने जो एक्चुअल में क्या हो रहा है और आपने प्लान क्या किया था, उसको इवेल्युएट बोलते हैं। इवेल्युएट मतलब इसके एक तरीके से उसके उसके बारे में इंश्योर करना कि हाँ हमने क्या प्लान किया था और हम इसको और वो एक्चुअली में क्या है, वैसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तो इवेल्युएशन कैसे कर पाओगे? यस, ठीक है। हाँ ओके। हाँ बोलो। नहीं कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा बताओ। नहीं आ गया। ठीक है, चलो कैपिटल स्ट्रक्चर कल हमने पूरा डिस्कशन किया, मैं तुम्हारा रिवाइज करवा रहा हूँ, तुमने आज आगे नहीं पढ़ा तो मेरे को रिवाइज कराना पड़ा है, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जब तक तुम्हें दिमाग में नहीं बैठेंगी तुम आगे कर नहीं पाओगे कुछ भी। हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो है क्या कहते हैं जो रेशियो होता है, क्या कहते हैं डेब्ट और क्या कहते हैं डेब्ट और इक्विटी का एक कहते हैं कैपिटल में क्या कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या होता है डेब्ट और इक्विटी? क्या होती है? डेब्ट होता है हमारा कि हमने क्या कहते हैं जो भी फंड लिया है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो हमारा डेब्ट बन जाता है। और जब हम कोई फंड लेते हैं उसके ऊपर हमें डिविडेंड देना पड़ता है, तो वो इक्विटी बन जाता है ना। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है
कि भैया हमें कितना लोन लेना है या हमें कितना इक्विटी लेनी है, इस चीज का एक मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड दैट इज इक्विटी एंड बोरोड फंड्स, है ना कैपिटल हाँ स्ट्रक्चर, ठीक है? हाँ यस सर। ठीक है ना? हाँ हाँ तो अच्छा, इसमें जो जो ओनर्स फंड है उसके अंदर क्या आता है? शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, हाँ यस सर। है ना? इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर का मतलब होता है जो शेयर जब हम पैसे लेते हैं अपनी ओनरशिप देख के। और प्रेफरेंस तो शेयर का मतलब क्या होता है? हाँ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा है? प्रेफ प्रेफरेंस, तुमने तुमने अच्छा अच्छा कॉमर्स पढ़ रखी है, तुमने तो कॉमर्स पढ़ रखी है, प्रेफरेंस शेयर तो तुमने पढ़ाया होगा उसके अंदर, नहीं हाँ पढ़ाया? प्रेफरेंस शेयर तो 11th में पढ़ा था। प्रेफरेंस शेयर होता है कि क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर और दो दो शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें कैसे बोलते हैं उसे, अच्छा अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होता है कि वो एज अ शेयर ऑप्शन होता है। एक्सक्लूसिव शेयर ऑप्शन कह सकते हैं हम उसको, थोड़ा अलग एक्सक्लूसिव एकदम, कि हाँ, क्या होता है जो उसके शेयर, अंदर? हाँ हाँ, क्या होता है, क्या होता है उसके अंदर, क्या क्या चीज होती है? कि जो शेयर होल्डर है ना, वो क्या कहते हैं रिसीव करेगा, जो डिविडेंड को रिसीव करेगा, क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं शेयर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, क्या कहते हैं। हाँ ठीक है, एक तो इसको मतलब ये बिल्कुल ठीक बोला तुमने, बिल्कुल ठीक बोला कि पहले उसको डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलेगा, बिल्कुल ठीक पॉइंट बोले। लेकिन इससे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है जो इससे हाँ पहले आता है। क्या आता है वो? कि इनका प्राइस सेट होता है कि इनको इतना हाँ ही हाँ मिलेगा, प्राइस से कम, इतना इससे ज्यादा। हाँ, उनका प्राइस सेट होता है, ठीक है ना? हाँ तुम्हें हाँ आता है प्रेफरेंस शेयर, है ना? ठीक है। और रिटेन अर्निंग्स तुम्हें पता है रिटेन अर्निंग्स क्या होती है? रिटेन अर्निंग वो होती है अच्छा रिटेन अर्निंग की बताना है। रिटेन अर्निंग वो होती है जो हम अर्निंग करते हैं उसमें से हम रिटेन कर लेते हैं, हम उसमें ठीक है बचा के रख ठीक ठीक, लेते हैं चलो कि आगे हम। चलो। बोरोड फंड्स है, ठीक है, हाँ ये पब्लिक डिपॉजिट, ये वो दिस बोरोड फंड्स है, बैंक अदर, ठीक है ना? ये भी हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंशियल लिवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क, ये क्या है बताओ? फाइनेंशियल लिवरेज क्या क्या होता है, मीनिंग? फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, जो हमारा कैपिटल है उसके अंदर डेप्ट का कितना प्रोपोर्शन है, सिर्फ डेप्ट का। तुम उसकी डेफिनेशन पढ़ो, चलो पहले डेफिनेशन पढ़ो। अच्छा, the inclusion of fixed cost capital, debt capital, and preference share capital along with the equity share capital in the capital structure is called financial leverage। अच्छा क्या ऐसा है। मतलब? क्या इसका ये मतलब? हुआ कि जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज उसे कहते हैं कि जब क्या कहते हैं फिक्स्ड जो फिक्स्ड कैपिटल होता है और फिक्स कॉस्ट कैपिटल होता है, उसके बाद डेप्ट का जो कैपिटल होता है और प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल होता है अलॉन्ग विद इक्विटी, इक्विटी के साथ होता है। जब ये सारी चीजें इक्विटी के साथ होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। है मेरी ना? बुक में तो मेरी बुक में तो अलग लिखा है सर। क्या लिखा है? मेरी बुक में लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट, सिर्फ डेप्ट का प्रपोर्शन ओवरऑल कैपिटल में। एक मिनट। इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल इन अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो ना ऊपर जो उसने दिया है वो एक तरीके से डेट है, हाँ हाँ हाँ। और उसके अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल वो कह रहा है कि द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइनेंशियल, वो सेम चीज है, सेम चीज है। ओके ओके। ठीक है, चलो। बाय यूजिंग द cost, the fixed cost capital and burden of the payment of fixed financial cost increases, है ना? By using the fixed cost capital, the burden of the by using the fixed cost capital, the burden of the payment of fixed financial cost increases.
In case of adverse condition, the inability to pay the fixed financial cost creates a risk which is called financial risk. Financial risk की क्या definition है? सिद्धार्थ? सिद्धार्थ? हाँ हाँ, क्या सर? फाइनेंशियल Risk. रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क का क्या था? फाइनेंशियल रिस्क, अच्छा फाइनेंशियल रिस्क तो फिर वो हो गया सर कि हमें आगे चल के क्या कहते हैं कि हमें रिस्क कितना है, मतलब फाइनेंशियल रिस्क किस में है, मतलब फाइनेंशियल रिस्क जैसा तो कोई टर्म है नहीं सर मेरी बुक में। तो चलो ये पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा, by using the fixed cost capital, the burden of the payment of fixed financial cost increases in the उसका case. रुको क्या मतलब है उसका? By using the fixed cost capital, the burden of the payment of fixed capital cost increases. जो तुमने लोन लिया है, अगर लोन लोगे तो लोन को चुकाने के लिए क्या कहते हैं, जो कॉस्ट है वो तो बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है ना। तो इन केस ऑफ एडवर्स कंडीशन, जब तुम्हारा बिजनेस मानो ठीक नहीं चल रहा है और तुम पैसे पे नहीं कर पा रहे हो, तो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्रिएट्स अ रिस्क विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। मतलब ये जो रिस्क है और पेमेंट करने का बैंक को लोन का, कि इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी, तो वो अगर बिजनेस ठीक नहीं चलेगा तो उसको रीपेमेंट, उसका और इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे निकालोगे? तो ये फाइनेंशियल रिस्क है नहीं है? हाँ, यस यस। लोन लेते हो जब बेटा, तो लोन इसलिए लेते हो कि तुम्हारा बिजनेस ठीक चले। अगर बिजनेस ठीक नहीं चलेगा तो आप लोन की पेमेंट नहीं कर पाओगे और उसका प्रिंसिपल भी नहीं दे पाओगे। तो रिस्क है कि नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क? हाँ यस सर। समझे कि नहीं? हम्म। ठीक है। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या कहते हैं, क्या मतलब क्या हुआ? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लेवरेज का डेफिनेशन दिया ना, इक्विटी डेब्ट वर्सेस डेब्ट अपॉन इक्विटी दिया ना। हाँ क्या कहते हैं क्या कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो मतलब होता है, उसमें ये होता है कि जो प्रॉफिट इंक्रीज होता है ना, जो इक्विटी क्या कहते हैं जो शेयर होल्डर्स की वजह से इंक्रीज होता है, क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल जो क्या कहते हैं अच्छा चलो, इससे पहले एक बात पूछता हूं तुम्हारे से। कल मैंने तुम्हें बताया था कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ हाँ क्या मतलब है इसका? यस यस। चलो अब मेरे को बताओ कि तुमने कल क्या समझा, मेरे को देखो तुम्हें कितना याद है। कल जो मैंने समझा, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैसे? कि जो डेब्ट की कॉस्ट होती है वो इक्विटी से कम होती है, क्योंकि क्या कहते हैं जो इक्विटी है उसमें हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट का पैसा देना होता है, बट एज कंपेयर टू इक्विटी हमें हमारा जितना प्रॉफिट होगा हमें उसी प्रोपोर्शन में उसे देना पड़ेगा। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हमें उसे ज्यादा देना पड़ेगा, और क्या कहते हैं कम होगा तो कम देना पड़ेगा। लेकिन डेब्ट में उसका फिक्स अमाउंट होगा, ना ज्यादा ना कम। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि as a result lenders require a lower rate of interest as compared to the equity shareholder। ठीक है। अच्छा, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेट कम क्यों होती है इससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से? क्यों? क्योंकि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था तुम्हें। बताओ क्या बताया था? इसके बाद एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, और तुम्हें पता भी है वो पॉइंट। कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम क्यों होती है? जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है, जो इंटरेस्ट है, वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है बैलेंस शीट में? कॉस्ट ऑफ डेट बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में? नहीं, लायबिलिटी में तो होता है। जो तुम्हारा P&L अकाउंट होता है ना, हाँ हाँ। उसमें कहाँ पे जाता है ये कॉस्ट ऑफ डेट?
कॉस्ट ऑफ डेट डेबिट में। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट किसको बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट होते हैं इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट कहाँ जाता है? इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट क्या है? अर्निंग है? नहीं नहीं, एक्सपेंडिचर है ना, तो सर डेबिट में ही तो जाएगा। हाँ तो एक्सपेंडिचर है ना बेटा, तो एक्सपेंसेस से कम हो जाएगा ना। हाँ हाँ, यस सर। तो एक्सपेंसेस में जाएगा ना, तो तुम्हारी अर्निंग कम हो जाएगी। तो जो अर्निंग कम होगी तो क्या होगा? अर्निंग कम हो जाएगी तो क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जब तुम्हारी एक्सपेंडिचर जो तुमने इंटरेस्ट पे किया उसको, वो एक्सपेंस में चला गया। जो तुम बैंक से पैसा लेते हो, उसका इंटरेस्ट पे करते हो। हाँ हाँ। तो पे जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे जाता है? क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर्स मतलब। एक्सपेंडिचर में। जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा इससे, हाँ। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो उसके ऊपर क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो उसके ऊपर क्या कहते हैं, इक्विटी हमें कम देना पड़ेगा। इक्विटी तो कम देनी पड़ेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? क्या आपको कहते हैं, डेप्ट उतना ही देना पड़ेगा। है? और क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो उतना ही देना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो सरकार के लिए क्या है? सरकार को तो देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है सरकार को? टैक्सेस। हाँ, तो टैक्सेस क्या होंगे? वो वो कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि सरकार ने अलाउ कर रखा है कि भाई जो इंटरेस्ट आप देते हो बैंक को, वो अपने खर्चे में से डाल लो। हाँ। खर्चा डाल लो उसका, तो आपको जब इनकम प्रॉफिट नीचे हो जाएगा तो टैक्स भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। यस सर। बट इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता। हाँ यस सर। इक्विटी केस में होता है ऐसा? नहीं नहीं, इक्विटी केस में ऐसा नहीं होता। नहीं, इक्विटी है ना? तो हाँ तो यस फिर सर। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है कि नहीं है? हाँ यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं डेट ज्यादा ले लूं तो मेरी टोटल कैपिटल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। हम्म। समझ गए? नहीं समझ गए? कैसे कम होगी? चलो बताओ, अगर तुम समझ गए तो बताओ। कि अगर क्या कहते हैं, मेरा जो प्रॉफिट है वो कम होगा, हाँ तो क्या कहते हैं, जो मेरे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा वो भी कम लगेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। और प्रॉफिट क्या कहते हैं, कम हैं? लगेगा, फिर मेरा क्या कहते हैं, जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाएगा। हैं? क्या 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 क्या? मेरा टैक्स कम क्या कहते हैं लगेगा, तो मेरा एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कहाँ आ गया बेटा? मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि मैं ये कह रहा हूं कि इन अगर मैं डेट ज्यादा लेता हूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम हो जाएगा। हाँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? चलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं, मेरे कैपिटल है उसका जो क्या कहते हैं कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है पैसा। आप कहाँ से, कौन सा पैसा? जो मेरे पास पड़ा है, उन बैंक में नहीं है, मेरे पास पड़ा है जो। और क्या? और कौन सा पैसा? और कौन सा पैसा, कैपिटल। पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं? अच्छा, वो इक्विटी से और डेब्ट से। हाँ, तो फिर तो ये दोनों मिला के टोटल कैपिटल नहीं हो गया ये? हाँ यस सर। यस सर क्या बोल रहा है बेटा? तो तुम ऐसा है, तो ये तो चीज बेसिक क्वेश्चन है। तो तुमसे अगर पूछे कैपिटल क्या होता है, टोटल कैपिटल क्या होती है, तो तुम क्या जवाब दोगे? टोटल कैपिटल होता है क्या कहते हैं, टोटल सम ऑफ इक्विटी एंड क्या कहते हैं डेब्ट। हाँ, होता है नहीं होता? कि इक्विटी सबसे का जितना
पैसा है प्लस डेट का जितना आपने वो लिया है कि नहीं है? हाँ यस सर। तो फिर तुम इतने तो अगर ये बेसिक नहीं पता है तुम्हें कैसे, तो फिर कैसे गाड़ी आगे चलेगी भाई, है ना? तो अब हाँ मैंने क्या बोला कि अगर मैं क्या कहते हैं, अच्छा तो ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई कैपिटल की। अब हाँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जो मेरा कैपिटल है उसकी जो कॉस्ट है, मतलब जो मैंने कैपिटल लिया है उसके बदले में जो मेरे को देना है उसकी कॉस्ट। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने डेप्ट से ना, हाँ तो डेप्ट से अगर क्या कहते हैं मैं डेप्ट लूंगा, तो हाँ, क्या कहते हैं पहले, फिर जब मैं डेप्ट लूंगा तो मुझे पहले एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, उसके बाद उस पर टैक्स लगेगा। नहीं 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 यार, ये सब अब तुम बहुत आगे बढ़ गए। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं कि मेरा इंटरेस्ट जो है उसी को कहते हैं। हाँ हाँ, उसकी कॉस्ट को, कॉस्ट और डेट को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट जो आप पे करोगे वो उसकी कॉस्ट है ना, हाँ ठीक है ना? और यस। जो 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 इक्विटी की कॉस्ट क्या है? इक्विटी की कॉस्ट है क्या कहते हैं जो डिविडेंड दूंगा मैं वेरी गुड। आफ्टर टैक्स पेमेंट। हाँ वेरी गुड, है ना डेबिट। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप डेट ज्यादा ले लोगे तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है इक्विटी की वो कम हो जाएगी, टोटल टोटल कॉस्ट जो उसकी कैपिटल की है वो कम हो जाएगी। हाँ यस सर। समझ गए, नहीं समझ गए? हाँ हाँ समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। दोबारा पूछूंगा, ये सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। डेबिट इज मोर रिस्की, डेट इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू इक्विटी। बताओ कैसे? क्या कहते हैं डेब्ट होता है मोर रिस्कियर देन इक्विटी, इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं डेब्ट में हम अपनी ओनरशिप नहीं दे रहे होते, और जब हम अपनी ओनरशिप नहीं दे रहे होते हैं तो जब क्या कहते हैं, और ये जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और क्या कहते हैं रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है जो हमसे उनसे लिया है, वो ऑब्लिगेटरी होता है, कंपलसरी होता है, हमें देना ही पड़ता है। और अगर हम नहीं देंगे तो क्या कहते हैं वो हमारे बिजनेस को, या फिर जितना अमाउंट हमने उनसे लिया है, या फिर जितना अमाउंट उन्हें चाहिए उतना वो लिक्विफाई कर सकते हैं हमारे बिजनेस से, या फिर वेरी गुड। लिक्विफाई, लिक्विफाई का मतलब समझते हो? लिक्विफाई का मतलब उतना वो बेच बाच के ले लेंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो इसलिए क्या, इसलिए इसकी रिस्की क्या है? इक्विटी डेब्ट रिस्की है भाई। हाँ ठीक है ना, क्लियर हाँ हुआ ना? तुम्हें मैं रटा दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हें क्या कहते हैं, कोई गलती नहीं हो सकती तुम्हें आगे। एक बार मैंने जब तुम्हें समझा दिया तो, ये बता दिया तो तुम्हें बिल्कुल, है ना? समझ गए? अच्छा, तो अब हम लोग कहाँ पे? हाँ, तो अब ये एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि अगर मैं इक्विटी क्या कहते हैं बढ़ा देता हूं किसी भी उसके अंदर, है ना, तो अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ जाती है। अब ये एग्जाम्पल है तो तुम्हें न्यूमेरिकल है, तो ये तुम्हें कराऊं मैं? तुमने किया नहीं, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं किया, एग्जाम्पल 1 2 नहीं पढ़ा? हेलो? हेलो हेलो, अच्छा अच्छा हाँ हाँ। ऐसा ये मत कराना, मतलब ये ना कुछ क्वेश्चंस मेरे कॉपी में लिखे हुए थे, तो क्योंकि वो कॉपी में लिखे हुए थे तो इसलिए मेरे को देख देख के नहीं करना पड़ा, इसलिए मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को कर लिया। वो क्वेश्चंस यही हैं, मेरे को फॉर्मूला पता है कि सबसे पहले क्या कहते हैं इंटरेस्ट को पे करते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं टैक्सेस पे करते हैं, और फिर उसके बाद फिर इक्विटी शेयर का फिर डिवाइड कर देते हैं। नहीं, वो तो ठीक है बेटा, और वो तो पार्ट ठीक है, पर हाँ ये हाँ। जो दो, अभी इसमें तुम्हें क्या क्या बताना चाह रहा है? चलो। अच्छा, जो सपोज कंपनी एक्स वांट टू राइज सम मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, द रिलेवेंट फैक्ट अबाउट कंपनी एक्स आर ओके। सो इसमें वो ये बताना चाहता है कि जो ये तुम अपना इन्वेस्टमेंट एग्जांपल ले लो, चलो छोड़ो इस एग्जांपल को। के जो तुम्हारे इसमें एक वो सॉल्व है ना, एग्जांपल वन में क्या लिखा है तुम्हारे? एग्जाम्पल मनी वन में लिखा है सपोज कंपनी एक्स वांट टू राइज सम मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, तो ये एग्जांपल वन है 9.18 पे है ना? हाँ सर यस। हाँ तो ठीक है सर, बुक तो सेम है हमारी। हाँ, तो ये हाँ तुमने पढ़ा है पहले यस सर। एग्जांपल वन है? यस तो यस सर यस। मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ हाँ। बताओ, करो।
ये क्वेश्चन थोड़ा ये नीचे तक और है क्वेश्चन, ये इसमें और कुछ लिखा, और भी चीजें लिखी हुई है, जैसे कंपनी एक्स कैन राइज 30 lakhs बाय इक्विटी कैपिटल और इंक्लूड सम डेब्ट अलोंग विद इक्विटी। कि इसमें क्या कहते हैं, कंपनी हाँ राइज कर सकती है 30 लाख इक्विटी से अपने ओनरशिप बेच के, और हाँ उसमें वो इंक्लूड कर सकती है इसी में 30 lakhs में इंक्लूड कर सकती है डेब्ट को अलोंग विद डेब्ट। हाँ एज डिस्कस्ड बिफोर, ऊपर इसने जो दे रखा है, यूज ऑफ डेब्ट इंक्रीज द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या हाँ, कहते एक हैं। मिनट एक मिनट। हाँ, तुमने ये एक ये जो है यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ये बात तुमने पहले पढ़ी है? यूज ऑफ डेब्ट इंक्रीज रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, ये बात पहले सुनी है तुमने कभी? एक मिनट सर, यूज ऑफ डेब्ट इंक्रीज द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर। हाँ हाँ हाँ, ये सर, ये सर, ये सर, क्योंकि जब क्या कहते हैं हमारा डेप्ट इंक्रीज, जब हम डेप्ट इंक्रीज करेंगे तो क्या कहते हैं जो हमारा वो है क्या कहते हैं ओवरऑल जो कैपिटल है वो बढ़ेगा। हेलो, हाँ, ठीक है, और जब वो क्या क्या कैपिटल क्या क्या क्या? हेलो, हाँ तो क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं जब हमारा जब हम वो करेंगे यूज ऑफ वो करेंगे क्या कहते हैं डेप्ट करेंगे, तो उससे क्या कहते हैं हमारा जो ओवरऑल कैपिटल है वो बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा। सर कैपिटल तो बढ़ेगा ना जब हम डेप्ट चलो यूज चलो, करेंगे। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? चलो मान लिया तो। तो अब उससे क्या होगा कि अगर हम अच्छा एक मिनट मैं आपको ना ऐसे बताता हूं कि मेरे पे 100 lakhs हैं, और 100 lakhs में 1 करोड़ है, 1 करोड़ में से मैंने 50% का क्या कहते हैं वो 50 lakhs का मैंने क्या कहते हैं वो ले लिया, डेप ले लिया। तो आगे चल के मुझे जो इंटरेस्ट चुकाना है वो सिर्फ इस 50 लाख पे चुकाना है, ना कि पूरे 100 lakhs पे जो मेरा कैपिटल है। ठीक है, बट मेरा एक स्टेटमेंट क्या है हाँ कि क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डेट, हाँ हाँ क्या कहते हैं, इसमें इसमें वो कह रहा था ना कि यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब कि जितना ज्यादा मैं डेट पे पैसा लूंगा ना, इक्विटी मेरे। शेयर को रिटर्न्स मिलेगा सर उससे उतना ज्यादा। हाँ, हाँ, तो कैसे, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो यही हुआ कि सब वो ज्यादा मिलेगा, बट ये रीजन इसका ये होता है क्योंकि क्या कहते हैं हमारा जो हम डेब्ट जब लेते हैं तो उसमें हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो सिर्फ इंटरेस्ट का ही होता है। हेलो, हाँ हाँ, तो तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि वो सिर्फ हमें इंटरेस्ट का कॉस्ट देना पड़ता है, ना कि हमें पूरा अपने प्रॉफिट से कुछ डिवाइड करके देना पड़ता है, जिससे कि ओवरऑल एंड में क्या कहते हैं एक जब हम। पॉइंट तो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ वही वही वही, हाँ। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है? और सेकंड पॉइंट ये है कि क्या कहते हैं वो जब हमारा क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर कम आएगा, क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर कम आएगा तो हमारा जो क्या कहते हैं एंड में जो वो बचेगा, क्या कहते हैं टैक्सेस को वो करने के बाद, हाँ टैक्स को हाँ करने के हाँ, बाद, कब 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 वो इफेक्ट होता है? अगर आपने डेट ज्यादा ले रखा है तो क्या होता है? अगर हमने डेट ज्यादा मिलेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर एज कंपेयर टू इक्विटी कम आएगा। है हाँ हेलो, बेटा, याद करने अच्छा की। अच्छा, ओके ओके सर, हेलो हेलो, समझ गया। अच्छा मैं, अच्छा ये बोलना भूल गया मैं कि अगर हम क्या कहते हैं वो ले लेंगे, डेप ले लेंगे, तो हमें जो इंटरेस्ट टैक्सेस पे करने पड़ेंगे वो कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हम पहले अपने एक्सपेंडिचर कम कर देंगे। कॉस्ट एक्सपेंडिचर कम करेंगे? ये क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हो बेटा? ठीक तो बोल रहे हो, लेकिन तुम सब मिक्स कर रहे हो क्या? एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, कॉस्ट, टैक्स, ये वो। अरे एक सिंपल सा फंडा है, सुन लो, मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ कि जो आप इंटरेस्ट पे करते हो बैंक को, वो आपके सीधे एज एन एक्सपेंस ट्रीट होता है, हाँ ये, आपके खर्चे एज ए खर्चा ट्रीट होता है। उस खर्चे को आप अपने प्रॉफिट से कम कर सकते हो। यस सर। और
अगर प्रॉफिट क्या कहते हैं खर्चा आपने दिखा दिया कि कम क्या कहते हैं हो गया, मतलब कम आपने उसको प्रॉफिट आपने उसको दिखा दिया कि आपको, क्योंकि आपने प्रॉफिट से अपने उस एक्सपेंस को कम कर दिया, तो जो आपका टैक्स बनेगा वो कम बनेगा। तो जो वैल्यू आएगी उसकी, वो प्रॉफिट जो शेयर करना पड़ेगा उसको, अपने शेयर होल्डर्स को, वो आप ज्यादा पैसे शेयर कर सकते हो। यस सर। क्या 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 काम है बताओ। कि क्या कहते हैं, जो हमारा कॉस्ट ऑफ क्या कहते हैं इंटरेस्ट है वो खर्चा ट्रीट होता है। कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। हाँ, तो सही से वर्ड इस्तेमाल करो ना बेटा। क्या कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ डेट होता है ना। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई वर्ड नहीं होता। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। हाँ, तो अगर फिर वो हमारा एक्सपेंडिचर एज एक्सपेंडिचर ट्रीट होता है, और जब हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस बोलो ना। एक्सपेंस एक्सपेंडिचर भी ठीक वर्ड है, बट एक्सपेंस का राइट वर्ड है इसका। एक्सपेंस का मतलब खर्चा। खर्चा। ठीक है ना, एक्सपेंस वर्ड यूज करते हैं जो तुम लोग के टर्मिनोलॉजी है, तो एक्सपेंस। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ, उसके बाद वो एज अ खर्चा ट्रीट होता है। तो और उससे क्या होता है? उससे क्या कहते हैं फिर हमारा क्या कहते हैं जो इंटरेस्ट जब हमें पे करना पड़ता है वो हमें इंटरेस्ट कह रहा हूँ, जब हमें टैक्स पे करना पड़ता है तो हमें एक्सपेंडिचर के बाद पे करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर के बाद पे करना पड़ता है मतलब? एक्सपेंस के बाद एक्सपेंस पहले एक्सपेंस पे करते हैं, उसके बाद जो अपना पे करते हैं किसको? इंटरेस्ट वो टैक्सेस पे करते हैं ना, टैक्स को। हाँ, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया? सुनो, फिर से सुनो बेटा, है हाँ हाँ नहीं ओके। समझ में आया बेटा? देखो, आपने किसी से कर्जा लिया बैंक से, ठीक है? हम्म। ठीक है, आपने एक क्या कहते हैं 1 करोड़ रुपए कर्ज दिया बैंक से। हाँ हाँ ओके। 10% इंटरेस्ट के ऊपर, तो कितना इंटरेस्ट हुआ साल का? कितना कितना रेट है सर? 1 करोड़ इंटरेस्ट, 1 करोड़ आपने पैसे लिए 10% इंटरेस्ट पे। तो उसका जो वो बनेगा क्या कहते हैं 10%। 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 10%। 1 10 100 10,000 लाख 1 लाख। हैं? 10 लाख 10 लाख। ठीक से बोलो ना। 10 लाख 10। हुआ ना? हाँ हाँ। तो अगर आपकी कंपनी को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो टैक्स कितने पे पड़ेगा? 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो सर टैक्स पड़ेगा क्या कहते हैं उसी पे पड़ेगा, वो क्या कहते हैं 1 करोड़ पे ही। हैं? 1 करोड़ पे ही पड़ेगा ना टैक्स तो। 1 करोड़ क्या है? नहीं नहीं एक टैक्स तो उस पे क्या कहते हैं उस पे होगा, क्या कहते हैं 2 करोड़ पे ही होगा। लेकिन 1 करोड़ तो हमने वो लिया ना, डेप लिया है डेप। हाँ, तो क्या कहते हैं वो जितना पे हमने डेप लिया है उसी का क्या कहते हैं, चाहे हमें अब हमारा प्रॉफिट कितना भी हो जाए लेकिन हम डेप तो उसको क्या कहते हैं उतना ही देंगे, 1 करोड़ देंगे, प्लस इंटरेस्ट का जो रेट है वो हमारा 10% उसका 10 लाख रुपए और देंगे। नहीं बेटा, आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी। देखो, लोन हमने 1 करोड़ लिया, यस सर। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे किया हमने? 10 लाख। 10 लाख। प्रॉफिट हमारा 2 करोड़ हुआ। हाँ यस सर। प्रॉफिट हमारा 2 करोड़ हुआ। हमने क्या कहते हैं 1 करोड़ का इंटरेस्ट ले रखा था, 1 करोड़ का डेट ले रखा था, 10% इंटरेस्ट पे कर दिया, 10 लाख टैक्स दे दिया, 10 लाख इंटरेस्ट दे दिया बैंक को। तो अब हमारे ऊपर जो टैक्स पड़ेगा वो कितने अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा, ये बताओ। 10 क्या कहते हैं 1 करोड़ के ऊपर। अच्छा, वो हमारा होगा क्या कहते हैं 2 लाख माइनस क्या कहते हैं 2 करोड़ माइनस 10 लाख। होगा नहीं होगा?
हाँ हाँ यस सर। कितना हुआ ये? क्या कहते हैं 2 करोड़ मतलब 1 करोड़ 80 लाख। है 1 करोड़ 80 लाख। टैक्स कितना है? टैक्स लगेगा 1 करोड़ 80 लाख पे। टैक्स का रेट क्या है सर? टैक्स रेट तो बता नहीं, 180 थोड़ी आया बेटा। टैक्स जो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट तो 10 लाख ही है ना सर। तो कितने में से 10 लाख कितने कितने में से कम करोगे? 1 करोड़ में से 2 करोड़ में से करूंगा ना सर। प्रॉफिट तो 2 ही करोड़ का है मेरे पास। हाँ, तो कितना बचा? मेरे पे 180 बचा। 1 करोड़ 80। बचा, फिर से कैलकुलेट देखो, फिर से देखो। हाँ 1 करोड़ 90 लाख। ओके ओके तो मैं फिर 20। हाँ मैं 20 लाख पता नहीं क्यों काट रहा हूँ। सॉरी। ऐसे मत करो भाई, कैलकुलेशन ठीक से। तो तुम्हारा जो टैक्स पड़ेगा वो कितने पड़ेगा? 1 करोड़ 1 करोड़ 90 लाख। 90 लाख से पड़ेगा, है ना? ठीक हाँ है ना? ये। है ना? तो वो क्या कहते हैं, उसके टैक्सेशन अलग होगा। और अगर तुम मान लो बिल्कुल भी नहीं लेते, क्या कहते हैं, डेट, बिल्कुल भी बैंक से पैसे नहीं लेते, तो तुम्हारा टैक्स कितना पड़ता? कितने में पड़ता तुम्हारा टैक्स? कितने में पड़ता? 2 करोड़। हाँ, तो 1,90,000 पे टैक्स ज्यादा है होगा या 2 करोड़ पे ज्यादा होगा? 1,90,000 2 करोड़। सॉरी, 1,90,00,000 पे ज्यादा होगा टैक्स या 2 करोड़ पे ज्यादा टैक्स होगा? क्या कहते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ पे ज्यादा टैक्स होगा सर। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने बैंक से उधार लिया है, बैंक से डेट लिया है, तो तुम्हारे उसी हिसाब से टैक्स कम लगता है। यस सर। आया समझ में? हाँ हाँ। कैसे कम लगता है बताओ जरा। क्योंकि उसमें से हमारा क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट कट जाता है। और जब इंटरेस्ट रेट कट जाता है तो जो कटा हुआ इंटरेस्ट रेट है उतना जो हमारे पास अमाउंट बचता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो वो हाँ, ओवरऑल प्रॉफिट से समझ गए ना? हाँ। क्लैरिटी हुई? यस सर। तो अब ये जो एग्जाम्पल तुमने करा है, क्या कहते हैं, 9.18 वाला, वो अब तुम मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ सर कर सकता हूँ सर। इसमें दे रखा है जो गिवन है हमारा टोटल फंड जो राइज कर रखे हैं हमने 30 लाख कर रखे हैं। उसमें से हाँ, इंटरेस्ट रेट हमें 10% का है। और क्या कहते हैं इक्विटी शेयर जो हमारा है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर की हमने इक्विटी शेयर एक इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो है 10 रुपए। एक हाँ, सिंगल इक्विटी शेयर। हाँ, टैक्स रेट है 30% का। और अर्निंग बिफोर क्या कहते हैं जो इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो है क्या कहते हैं 4 लाख का ठीक 4 है, लाख। हाँ ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा 1 लाख का हो गया। इसमें अब हम वो माइनस करेंगे क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट माइनस करेंगे क्या कहते हैं। बट इंटरेस्ट रेट हम इसलिए माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसने हमें वही नहीं दे रखा क्या कहते हैं वो नहीं होता डेप डेप। हेलो। हाँ, तो डेप तो दे रखा है। डेप कहाँ दे रखा है? इंटरेस्ट रेट ऑन डेप सर। डेप तो दे ही नहीं रखा है इसमें। तो डेप तो करेंगे नहीं। डेप कर रखा है नहीं कर रखा। डेप नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रेट जो इसने दे रखा है वो डेप का 10% वो हम माइनस नहीं करेंगे। तो उसके तो जो सीधा सीधा हमारे पास 4 लाख है। अरे रे 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 रे, होल्ड करो बेटा, होल्ड करो। सवाल तो पूरा पढ़ा ही नहीं तुमने, इसमें तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो क्या ये सवाल? नहीं ये तो अभी अभी तो पढ़ा था सर आपके सामने। अच्छा ओके आगे इसमें लिखा हुआ है नहीं, कब। तुमने पहले से सवाल पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अभी पढ़ने से पहले तुमने सवाल पढ़ा है नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना सवाल? ये पढ़ रखे सर मैंने। ये पढ़ रखे सारे सवाल? हाँ तो तुमने फिर इसमें 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 तो आगे है ना, आगे जो सवाल कंप्लीट हो रहा है वो तो सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन 1, 2 और 3, 3 अलग अलग सिचुएशन हो रही है ना बेटा? हाँ नीचे वाली यस सर। तो फिर तुम कैलकुलेशन कैसे तुमने शुरू कर दी? पहली सिचुएशन में डेप नहीं ले रखा उसने। एक सिर्फ इक्विटी हाँ, लिया है 3 लाख का। सो 3 लाख का? 30 लाख का 30 लाख तो का। फिर हाँ, अच्छा ठीक है।
तो अब ये 30 लाख का इसमें इक्विटी ले रखा है इसने, इसमें डेप्ट है नहीं, तो ये हम 10% का डेप्ट नहीं लगाएंगे, इंटरेस्ट रेट जो डेप्ट का है हाँ वो नहीं हाँ लगाएंगे। हाँ, नहीं लगाएंगे। हाँ तो फिर ये 3 लाख में से सीधा हम टैक्स माइनस करेंगे। हैं? 30 लाख में से सीधा टैक्स रेट माइनस करेंगे, टैक्स रेट जो है हमारा 30% का। 30 हाँ लाख 4 लाख में करेंगे सर, प्रॉफिट बिफोर अर्निंग का तो 4 लाख है ना। हाँ, तो फिर 4 लाख भी करेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है। तो कितना, तो क्या कहते हैं, कितना आ गया अर्निंग? क्या कहते हैं, अर्निंग हमारा 4 लाख का है, उसके ऊपर हम 30% वो करेंगे, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, हाँ उसके बाद 30/100। तो हमारा बन गया ये क्या कहते हैं 12 lakhs का हमारा वो बन गया, क्या कहते हैं इंटरेस्ट, मतलब टैक्स रेट हो गया। तो क्या कहते हैं इसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा। तो फिर कितना हुआ, अर्निंग्स कितना हुआ आफ्टर टैक्स? अर्निंग्स हो गए हमारे आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स का हमारा ये हो गया 1,12,000, 1,20,000 का। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हुआ बेटा? क्या कहते हैं मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हुआ? टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स सर, क्या कहते हैं 2,80,000 हुआ ना सर। तो फिर क्यों क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है? नीचे साफ साफ सामने सामने तो लिखा है, तो तुम वो अच्छा, भी नहीं कर पा रहे हो बेटा। मुझे लगा आप वो पूछ रहे हो, क्या कहते हैं टैक्स कितना हुआ। अच्छा ओके, तो 2,80,000 का हमारे मेरे पास वो हुआ। अब हाँ 2,80,000 में फिर क्या कहते हैं, अब क्योंकि हमने टैक्स रेट दे दिया है, तो हम इसको अब जो हमारा पर शेयर में कितना वो निकला है वो करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे इन वो शेयर्स पर कितने शेयर। हैं? हाँ यस सर। शेयर्स कितने हैं? शेयर हमारे पास क्या कहते हैं जो शेयर है वो है क्या कहते हैं, क्योंकि एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है, तो हाँ हमको 30 जो लैक्स है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, जो कि हमारा फिर आ जाएगा वो 3 लाख। हाँ, 100 से नहीं, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ हाँ 10 से, तो फिर वो आ जाए। हाँ, फिर तुम गलत गलत क्यों पढ़ रहे हो? 3 लाख हो गया, ठीक है, तो ठीक है। हाँ वो अच्छा 3 तो, लाख हाँ, तो 3 तो लाख आ फिर जाएगा। उसके बाद? उसके बाद अब वो 3 लाख आ जाएगा। अब वो 3 लाख में क्या कहते हैं हमें क्या कहते हैं क्या कहते हैं आफ्टर जो टैक्स पे है उस पे 3 लाख पे हमें फिर क्या कहते हैं जो शेयर है उस पे हमको डिवाइड करना पड़ेगा इससे, क्या कहते हैं वो टू टू ट्वेंटी क्या कहते हैं ये जो लिखा है 2,80,000 से। हाँ, तो जब हम 2 लाख को 80,000 से डिवाइड करेंगे तो वो बन किसको जाएगा किसको 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 किससे डिवाइड करेंगे? 30 lakhs को 2,80,000 से। क्या बोल रहे हो बेटा? अर्निंग पर शेयर कैपिटल कैसे, अर्निंग पर शेयर कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं, ऊपर आता है जो हमारा क्या कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्सेस और डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का जो है। तो कितना हो फिर किसको किससे डिवाइड करोगे? ओके 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 lakhs। फिर पहले गलत बोल रहे थे ना? हाँ यस यस। तो फिर बेटा ऐसे जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा बताओ? इसके बाद हाँ क्या वैल्यू है इसकी? ये हो गया सर, क्या कहते हैं 0.9 0.933 3 यूनिट काफी 0.93। 9.93, ठीक है ना? अब यस सर। सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकेंड सिनेरियो में हमारा डेप है क्या कहते हैं 10 लाख का, और हमने इक्विटी लिया है 20 लाख का। सो हाँ अब इस वाले पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा क्या कहते हैं डेप का जो है 10%। तो फिर क्या कहते हैं, और ये जो 10% है ये 20 लाख में से 10 लाख में से वो होगा 10 लाख में से डिडक्ट होगा, क्योंकि हमने डेप सिर्फ 10 लाख का लिया है। क्या 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 क्या? जो हमारा जो इंटरेस्ट रेट ऑन डेप है ये 10% का, ये हाँ, हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो हमने वो लिया है डेप लिया है 10% का, उसका क्या कहते हैं डिडक्ट होगा। 10% कितना हुआ? डेट डेट कितना लिया था हमने?
हाँ डेब्ट हमने लिया था क्या कहते हैं 10 लाख का। अब इसमें से अब इस 10 लाख के ऊपर ये क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट ये डिवाइड होगा तो वो बन जाएगा क्या कहते हैं 1 लाख का। इंटरेस्ट कितना हुआ बेटा, इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट हो गया सर क्या कहते हैं वो 1 लाख हो गया ना। 1 लाख हुआ नहीं हुआ? हाँ यस ठीक है सर। ना? अब ये क्या है, क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें बताया इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस बोलते हैं उसको, एक्सपेंस है ये, है ना? हाँ यस सर। तो ये किसमें से कम होगा? ये कम होगा हमारे क्या कहते हैं जो अर्निंग बिफोर क्या कहते हैं इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से। है ना? उससे कम हाँ होगा, अर्निंग से कम होगा ना, तुम्हें 10 लाख से थोड़ी कम होगा। हाँ हाँ। नहीं मैं तो ये बता रहा था कि 10 लाख का क्या कहते हैं 10%। हाँ तो और क्या, 10 लाख का 10%, ठीक है। तो अब कितना बचा? ये अब बचा फिर क्या कहते हैं 3 लाख बचा सर। 3 लाख बचा। अच्छा, उसके बाद 3 लाख के ऊपर क्या टैक्स है? 3 लाख के ऊपर अब टैक्स है 30% का। कितना हो गया? ये हो जाएगा 3 लाख 3 3 9 90,000। 90,000, ठीक है ना? हाँ तो यस सर। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ गई? अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई 90,000 माइनस 10 20 ये 2,10,000। ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं तुम्हारे पास? 2,10,000 डिवाइडेड बाय 10 ये हो गया सर क्या कहते हैं 21,000। नहीं नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा तुम्हारे पास? अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स ओके ओके नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास है क्या कहते हैं नंबर ऑफ शेयर है 30 लाख का मेरा राइज है फंड तो नंबर वही 3 लाख ही है सर हमेशा की तरह। कैसी बातें कर रहे हो? सेकंड सिनेरियो में तुमने इक्विटी कितनी थी तुम्हारी? अच्छा इक्विटी हाँ 20 की थी सर। तो फिर कितने शेयर्स हुए? हाँ 20 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या कहते हैं 2 लाख सर 2 लाख। फिर तुम मेरा ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, ये क्या इशू क्या है तुम्हारे साथ, समझ नहीं आ रहा मेरे को। फोकस होके नहीं पढ़ रहे हो, कभी कुछ बोल देते हो, कभी कुछ बोल देते हो, कैसे चलेगा? तो अर्निंग पर शेयर कितनी हुई, क्या फॉर्मूला था अर्निंग पर शेयर का? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है क्या कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स का। तो इसमें क्या, किसको किससे डिवाइड करोगे? इसमें मैं डिवाइड करूंगा जो मेरे 21 लाख तो क्या कहते हैं 2,10,000 है इसको डिवाइड करूंगा मैं 2 लाख क्या कहते हैं अपने नंबर ऑफ शेयर से कितने हो? जो कि है 2 लाख। कितना तो, 2,10,000 को 2 लाख से डिवाइड करोगे तो कितने वैल्यू आएगी? हो जाएगा 1,1,0,105 1.05। ठीक है। तो पहले वाले जो कैलकुलेट करा था तुमने, जब तुमने क्या कहते हैं बिल्कुल भी इक्विटी नहीं डाली थी, बिल्कुल भी, सॉरी, बिल्कुल भी डेट नहीं लिया था, है, तो उसके कंपैरिजन में अर्निंग पर शेयर बढ़ी या घटी? बढ़ गई सर बढ़ गई। वेरी गुड। कितनी बढ़ी? सर ये बढ़ गई 93 ना 2 12 0.12 से है 0.112 से हाँ 0.12, हाँ हाँ, मतलब 12 पैसे से। 12 पैसे से। ठीक है। तो तो तुमने क्या देखा इससे, इन दोनों में क्या फर्क नजर आया तुम्हें, कि जब तुम मतलब इससे ये पता चला कि जब मैं डेप्ट से ज्यादा क्या कहते हैं अमाउंट क्या कहते हैं अपना कैपिटल क्या कहते हैं वो करूंगा वो राइज करूंगा तो फिर मेरा जो कैपिटल पर शेयर है मतलब क्या कहते हैं अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बैंक से उधार लूंगा तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा क्या कर पाऊंगा, प्रॉफिट प्रोवाइड करा पाऊंगा मैक्सिमम ठीक है ना? है ना?
इसी तरीके से थर्ड सिनेरियो में क्या है, थर्ड सिचुएशन में क्या है? थर्ड सिनेरियो में डेप 20 lakhs का है, उसके बाद हाँ इक्विटी 10 लाख हाँ की। हाँ, ठीक है। तो इसमें तुम्हें सेम सेम तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो कितना आता है अर्निंग तो पर इस शेयर? अर्निंग पर शेयर आता है 1.40 40। तो पर देखो शेयर। इसमें इसमें मैक्सिमम है ना, हाँ यस सर, है ना? यस और सर। क्यों क्यों मैक्सिमम है इसके अंदर? क्योंकि तुमने क्योंकि मैंने क्या कहते हैं डेप ज्यादा लिया था इस बार इक्विटी से, हाँ कितना लिया था रेट इस बार? 20 लिया था सर। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप डेट ज्यादा लेते हो तो आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है कि नहीं? यस सर। चलो, अब क्या कहते हैं, ये वैसे हमेशा ट्रू नहीं होता कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता हो कि आपने अगर ज्यादा डेट लिया है तो आपका हमेशा अर्निंग पर शेयर कम होती है, ऐसा नहीं, हर बार नहीं होता। इसके लिए एक और चीज देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब भी हमारा क्या कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हमारा कॉस्ट ऑफ डेट से कम है ना, मतलब कि ये जो तुम्हारा डेट से समझ, जो जो तुम्हारे डेट्स लेके अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है वो तभी एप्लीकेबल है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, जो हमने इन्वेस्ट करा उसमें से हमें जो रिटर्न मिलेगा, जो हमारा प्रॉफिट जो होगा। प्रॉफिट होगा, है ना? प्रॉफिट यस। होगा। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं रिटर्न इन्वेस्टमेंट? परसेंटेज में होता है ना, कि यस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। अर्निंग्स को अगर तुम टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दोगे और इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा ना। यस यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने 100 रुपए की चीज बेची और 100 रुपए की चीज खरीदी थी और 120 रुपए की बेची, तो तुम्हारा आरओआई क्या हुआ? 100 रुपए की चीज खरीदी थी और मतलब दोबारा। 120 की बेची अच्छा, 120 की बेची, ठीक तो है। तुम्हारा आरओआई क्या हुआ? 10 रुपए। यार फिर से सवाल बताओ, मैंने क्या 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 बोला तुमसे, क्या कर क्या क्या बताया तुम्हें? कि मैंने 100 रुपए की एक चीज ली, उसको 110 में बेचा। 110 में नहीं, 120 में बोला ना मैंने बेटा, अच्छा, 120 में, हाँ तो फिर हाँ ठीक है। है ना? तो कितना हुआ आरओआई, कितना हुआ? 20 रुपए। है 20। 20 रुपीज नहीं बेटा, आरओआई परसेंटेज में होती है ना। और वो ओके ओके, वो हो गया फिर, क्या कहते हैं, 20%। 20% हुआ ना, तो आगे पूरी पूरी चीज बोला करो ना। आरओआई परसेंटेज में होती है ना, तो हाँ वो हाँ। ये हो गया 20%। और सपोज करो मैंने ये 100 रुपए लिए थे, इसके ऊपर मेरे को 10 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो क्या कहते हैं, इसका मतलब कि आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। हाँ यस सर। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट है, क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट। इस किसमें, कौन इस क्वेश्चन में सर? हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था? इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था बच्चे? क्वेश्चन याद है जो मैंने भी बताया तुम्हें? हाँ कि हाँ, क्या बताओ कहते शुरू हैं, से बताओ, क्वेश्चन बताओ शुरू से। 100 का हमने एक सामान था, उसको हाँ हमने 120 में सेल किया। ठीक है। और उसमें हम्म, आगे याद नहीं, आगे कुछ ध्यान नहीं दिया। वो बेटा, तुम्हें तो फिर मैं तुमसे क्या कैलकुलेट करवाया था? वो क्या कहते हैं, रेट ऑन इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन वो कराया था, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट का। हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये कितना हुआ था? 20% हुआ था। 20% हुआ था। अब फिर मैंने क्या बोला था तुम्हारे से, कि जो मैंने 100 रुपए लिए हैं उस पे मैंने कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं?
चलो उस पर मैं 10% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, अच्छा ओके। तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 10% परसेंट पे कर रहा हूँ, तो वो 10 है। 10 है ना? 10 क्या है? 10 क्या, आगे बताओ। 10 रुपीज है। हाँ रुपीज तो है, बिल्कुल ठीक है, पर अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो आरओआई कितने में है? आरओआई किस में है? आरओआई तो हमारा वो परसेंटेज पे है, परसेंट में है। 20%। तो मेरी कॉस्ट ऑफ डेट में कितने परसेंट के में होगा ये आरओआई? ये कॉस्ट ऑफ डेट कितने परसेंट है? कॉस्ट ऑफ डेट है मेरी क्या कहते हैं 10% है। 10%। तो कौन सा बड़ा है? क्या कहते हैं रिटर्न ऑन। कौन ज्यादा है? आरओआई ज्यादा है। हाँ आरओआई ज्यादा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यस सर। ठीक है, तो जब तक आरओआई मेरी ज्यादा रहती रहेगी मेरी कॉस्ट ऑफ डेट से, तब तक मेरे को अर्निंग डेट लेने में फायदा है और अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ती रहेगी। यस जिस सर। दिन मेरी आरओआई कम हो जाएगी मेरे कॉस्ट ऑफ डेट से, तो मेरी अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाएगी। तो सिर्फ ये तुम्हें बताना चाहता हूं मैं कि ऐसा नहीं है कि हर बारी आप डेट बढ़ाते रहो तो आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ कंडीशन में अगर मेरी आरओआई जो है वो कम है मेरी कॉस्ट ऑफ डेट से, तो उस केस में मेरा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी डिक्रीज कर जाएगा। लोग उनको, मेरे शेयर होल्डर्स को फायदा नहीं होगा अगर मेरी आरओआई कम हो गई मेरी कॉस्ट ऑफ डेट से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। जैसे तो तुमने बोल दिया, लेकिन तुमसे पूछूंगा तो तुम पता नहीं जवाब दे कौन देगा। एनीवे, अब इस चीज को प्रूव करने के लिए उसने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है, जो कि तुम पढ़ के रखना और मेरे को कल तुम समझाओगे। और कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर।